हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज का सेशन हम करेंगे सेंटर ऑफ मास पे बातचीत। हम आज सेंटर ऑफ मास का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पोर्शन है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सीखेंगे। अलग अलग पार्टिकल्स का सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अलग अलग बॉडीज हैं, अलग अलग शेप की, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। बॉडीज को कंबाइन करके सिस्टम बना दिया, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। कैविटीज क्रिएट की गई हैं, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। और इस पे अलग अलग टाइप के सवाल करेंगे, अलग से अच्छे सवाल करेंगे और कुछ अच्छे पीवाईक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत पावर पैक्ड सेशन रहने वाला है। पूरा सेशन देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए, फिर मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में जहां पे आपको इसके नोट्स मिलेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन पूरे जोश के साथ। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बच्चों देखो, यहां पे सेंटर ऑफ मास डिफाइन कैसे कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास हम कह रहे हैं एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम सारा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, सारा मास सेंटर ऑफ मास पॉइंट पे मान सकते हैं। किस लिए? ट्रांसलेशनल मोशन को एनालाइज करने के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना। अब देखो, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बड़ी सिंपल फॉर्मूला है, उससे निकालते हैं। ये देखो, लिखने में ही बड़ा मजा आता है फॉर्मूला। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 इंटू r1, पहला मास इंटू पहले मास का खुद का पोजीशन वेक्टर, प्लस m2 इंटू r2, दूसरा मास इंटू दूसरे मास का पोजीशन वेक्टर। खुद के मास से खुद का पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई करते जाओ, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगर 3 पार्टिकल हैं तो 3 टर्म बनेंगे, 4 हैं तो 4, मल्टीपल पार्टिकल है तो ऐसे टर्म बनेंगे। इससे डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अगर आप अलग से एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो एक्स कॉम, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, जितने पार्टिकल उसमें चलाते रहिए। डिनोमिनेटर आप देखिए टोटल मास आ जाता है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट अलग अलग से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करता हूं, ये एकदम आपको सिखा देते हैं। तो 2 पॉइंट सिस्टम है बेटा, सुनिएगा। m1 है x1 y1, m2 है x2 y2, उसके कोऑर्डिनेट है। तो सेंटर ऑफ मास सबसे पहले तो इनको लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसी पे लाई करेगा। फिर सेंटर ऑफ मास भारी वाले के करीब होगा, यानी देखो ये मास भारी है तो इसके करीब होगा, तो इससे डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। जो मास बड़ा है उसका डिस्टेंस छोटा, और जो मास छोटा उसका डिस्टेंस बड़ा। तो देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, इनको डिवाइड कर दें तो ये आपको मिल जाता है। अब जरा बताओ, आपने मैथ्स में पढ़ा है 10th क्लास में, अगर आपको रेशियो पता है किस रेशियो में सेंटर ऑफ मास ने ये लाइन को डिवाइड किया, तो कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से, याद है? इसका रेशियो इससे मल्टीप्लाई, इसका रेशियो इससे मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। फिर r1 की जगह m2 रख देना, r2 की जगह m1 रख देना, तो आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। कौन सा वाला? देखो, लिखने में बड़ा मजा आ रहा है, फिर से लिख देता हूं। m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट अलग से निकालना है तो m1 x1 हो जाएगा प्लस m2 x2, y अलग से निकालना है तो m1 y1 प्लस m2 y2 हो जाएगा। ये आपको मिल गया। अब देखिए, एक चीज ध्यान से यहाँ पे फोकस करिए। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 मिलता है। यहां पे मैं एक नई टर्म डिफाइन कर रहा हूं, m इंटू r। इसे मैं कह रहा हूं मास मोमेंट। समझ गए क्या कह रहे हैं? मास मोमेंट। अब यहां पे स्मॉल r क्या है? वो है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, या फिर पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की देखो एक और परिभाषा, सेंटर ऑफ मास से मास मोमेंट देखिए सारे, m इंटू r1 वेक्टर, m इंटू r2 वेक्टर, m इंटू r3 वेक्टर। इस तरीके से हर एक का इंडिविजुअल मास मोमेंट वेक्टर देखिए। और सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट मास मोमेंट का वेक्टर सम 0 होता है। जी हाँ बच्चों, तो इन सब का वेक्टर सम 0 होगा, और ये r किसके अबाउट लेना है? सेंटर ऑफ मास से लेना। चलो, अब जैसे 2 पार्टिकल हैं तो जितना मास मोमेंट लेफ्ट में है उतना ही मास मोमेंट राइट में करना है। तो इधर कितना मास मोमेंट है? mr,
इधर कितना m2r2, इनको इक्वेट कर देना। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट जिसके अबाउट मास मूवमेंट जीरो, या फिर इस तरीके से उसकी पोजीशन निकाली जा सकती है। चलिए एक दो छोटे से सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए ये m, ये 2m, ये लेंथ l, बताइए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। तो आप इसे 0 0 मान लीजिए, इसे L0 मान लीजिए। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? वो हो जाएगा, देखिए x कॉम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया 2l/3। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। तो ये दूरी हो गई 2l/3। अच्छा, ये दूरी कोई पूछे तो आप l में से ये माइनस करके l/3 आ जाएगा। दैट्स इट। आप ऐसे आप निकाल सकते हैं फटाफट। चलो जल्दी से, अगर m और 3m होता तो बताओ क्या होता? ये सेंटर ऑफ मास, ये दूरी आप निकालना आ जाएगी l/4 और ये दूरी आ जाएगी 3l/4। फटाफट से आप ये कर सकते हैं, जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अब एक दो सवाल कर लें। देखिए मेंस में एक सवाल आया है और देखिए सवाल बड़ा आसान लग रहा है पर थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया सवाल में। दो बॉडी है जिनका मास 1 kg 3 kg दिया, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वेक्टर दिए हैं, मैग्नीट्यूड। अब देखिए क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन वेक्टर निकाल के मैग्नीट्यूड निकालना ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू विच वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इन वेक्टर में से किसका मैग्नीट्यूड सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मैच होगा? तो फटाफट से ये सवाल करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का m1 इंटू r1, देखिए इसके कोफिशिएंट लिख लेता हूं फटाफट से, प्लस m2 इंटू r2, इसके भी कोफिशिएंट लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय टोटल मास 4। फटाफट से देखिए आई कैप में क्या आ रहा है, यहां से 1, यहां से -3 इंटू 3 -9, -9 और 1 -8/4 -2, फिर यहां से 2, यहां से -6 प्लस 2 -4 -4/4 -1 आ जाइए। के में 1, यहां से 3, 1 + 3 4 4/4 1। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बेटा आ जाएगा -2i -1j प्लस k कैप। समझ गए? मैग्नीट्यूड बताइए इसका, मॉड r कॉम कितना है? तो √x² + y² + z², ये देखिए आ गया √6। अब देखिए इनमें से किसका मैग्नीट्यूड √6 है? आप देखोगे इसका मैच हो रहा है, तो फर्स्ट आंसर है। अब बात करते हैं, बॉडी अगर दे दी जाए तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाएगा? देखिए अब जरा बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक रॉड है, तो इसमें पार्टिकल्स कितने हैं बताओ? इसमें ऐसे तोड़ोगे ना इसे जब, तो आपके पास इनफाइनाइट पार्टिकल्स मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन क्या होगा बताओ? m इंटू r इनफाइनाइट टाइम्स। तो इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन होगा इंटीग्रेशन। और क्योंकि हम ये छोटा पार्टिकल ले रहे हैं तो इसका मास हम dm लेंगे, तो हम देखो लिख रहे हैं r dm का इंटीग्रेशन अपॉन में टोटल मास। जी हाँ बच्चों, और टोटल मास को आप लिख सकते हो dm का इंटीग्रेशन। तो r dm अपॉन dm, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का यहाँ पे फंक्शन बना। x कोऑर्डिनेट अलग से निकालना है तो इंटीग्रेशन x dm अपॉन टोटल मास, y dm अपॉन टोटल मास, z dm अपॉन टोटल मास, या r dm अपॉन dm। ये सेंटर ऑफ मास का निकालने का तरीका है कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। तो अब मैं आपको कंटिन्यूअस सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर ऑफ मास बता देता हूं जल्दी से। वो आता है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन के कुछ सवाल मैं करा भी रहा हूँ। आइए फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर मास के पास होगा। अगर मासेस सेम है तो सेंटर ऑफ मास एवरेज पे होगा। सोचो 3 मास है, m1 m2 m3, तो अगर मासेस सेम है तो सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे हो जाएगा, वो ये कह रहा है। फिर उसके बाद अगर बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। अगर बॉडी सिमेट्रिक है तो, मतलब अगर सर्कल है तो सेंटर ज्योमेट्रिक सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है।
सेंटर ऑफ मास जरूरी है बॉडी के मास पे ही लाई करे, वो हवा में भी लाई कर सकता है। जैसे रिंग है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास देखो सेंटर में, वहां तो कोई मास ही नहीं है, तो हवा में सेंटर ऑफ मास है। तो जरूरी नहीं है बॉडी के इनसाइड हो, बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे जहां पे मास नहीं रखा है वहां भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास कैसे फैला हुआ है, कितनी दूरी पे कितना मास है, कितनी वेक्टर पे रखा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितना फोर्स लगा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगी। आइए अब मैं आपको अलग अलग बॉडीज का सेंटर ऑफ मास बता देता हूं। सबसे पहले स्क्वायर के लिए यूनिफॉर्म स्क्वायर है तो सेंटर, रेक्टेंगल के लिए यूनिफॉर्म रेक्टेंगल है तो आपका डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर, यूनिफॉर्म ट्रायंगल है चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन ट्रायंगल, अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंट्रॉइड पे, समझ गए। फिर उसके बाद अगर आपके पास सर्कुलर बॉडी है, ये रिंग हो चाहे डिस्क हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, यूनिफॉर्म बॉडी है तो सेंटर पे लाई करेगा। तो अगर आपकी यूनिफॉर्म बॉडी है, मान लीजिए रॉड है तो रॉड का सेंटर पे लाई करेगा। सिंपल। अब बताइए, देखिए एक छोटा सा सवाल पहले करते हैं फिर आगे दूसरी बॉडीज पे बात करेंगे। ये एक सवाल आया है देखो मेंस में, कितना स्कोरिंग सवाल। आपको बोला एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी थी 5L, इसका मास मान लेता हूं चलो 5M, ठीक है वो सेम हो गया ना, मास खुद से मान लिया, कोफिशिएंट सेम। अब इसको ऐसे रख दिया L में, तो आपने 3L मास यानी 3M मास ऐसे रख दिया, 2L लेंथ इधर तो इसका मास 2M ऐसे रख दिया। समझ गए बेटा? यस। अब देखो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछा है, तो अगर ऐसे बॉडी हो, आधी बॉडी इधर आधी बॉडी इधर, तो सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे? सेम फंडा आप अपनाएंगे, M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। बस यहाँ पे पोजीशन वेक्टर अच्छे से लिखिएगा, ध्यान से, वेक्टर है। देखिए ये मास 3M है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, ओरिजिन से ऊपर जाइए तो आधा बीच में होगा 3L/2। यहाँ पे देखिए 2M के कोऑर्डिनेट, इसका देखिए 2L का आधा L, 0। दैट्स इट बच्चों, यहाँ पे रख देते हैं। तो M1R1 और 0 J कैप प्लस M2R2 और ये J कैप में, ठीक है, और I कैप में 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास आपका आ गया 5M। तो देखिए क्या हो गया 2/5 L I कैप प्लस 9/10, देखिए 9/10 L J कैप। अब L की वैल्यू दी थी 10 सेंटीमीटर और 10 यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 10/5 2 2 2 4 आई, और इसी तरीके से ये 10 कट जाएगा तो 9J, और आपका ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया। समझ गए? चलो जल्दी से अब अलग अलग बॉडीज के सेंटर ऑफ मास देखो याद होनी चाहिए। तो अगर एक ट्रायंगुलर प्लेट है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंट्रॉइड से। अब ये जो सेंट्रॉइड है ये देखिए इस ट्रायंगल में यहां से बेस से कितनी लेंथ पे होगा? h/3 लेंथ पे। इस ट्रायंगल में ये पूरी हाइट h है तो सेंटर ऑफ मास बेस से h/3 पे होगा, तो यहाँ पे आ गया, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब बात करते हैं सेमी सर्कुलर रिंग की। तो पूरी रिंग का सेंटर पे, लेकिन आधी रिंग है तो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्टेड है सेंटर ऑफ मास। कितना ऊपर शिफ्टेड है? 2r/π, याद होना चाहिए कंपलसरी। इसके बाद डिस्क है तो 4r/3π ऊपर डिस्टेंस पे। अगर हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो स्फीयर को आधा कट कर दिया, हॉलो हेमिस्फीयर है तो बेस से r/2 ऊंचाई पे होगा। अगर आपका सॉलिड हेमिस्फीयर है तो बेस से 3r/8 ऊंचाई पे होगा। अगर सॉलिड कोन है तो बेस से h/4 पे होगा। अगर हॉलो कोन है तो बेस से h/3 पे होगा, h पूरी हाइट है कोन की। एन्युलर हाफ डिस्क मतलब डिस्क है और बीच में कैविटी कर दी, उसका फॉर्मूला देखिए क्या है? 4/3π। सबसे पहले तो हाफ डिस्क का कितना था? 4r/3π। यहां पे अगर बीच में कैविटी है तो 4/3π, ऊपर क्या आ रहा है देखिए r2³ - r1³, r2 आउटर रेडियस r1 इनर रेडियस अपॉन r2² - r1²। ये याद होना चाहिए सब। चलो आगे चलते हैं। ये सब सर आया कैसे? ये इंटीग्रेशन से डिराइव होता है। अभी हम डेरिवेशन ना देख के सारे फॉर्मूले याद करना है।
अब अगर मैं पहले क्वार्टर रिंग के लिए बात कर लूं, क्वार्टर रिंग यूनिफॉर्म रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूं, इसे ओरिजिन मान लूं, तो बेटा ये कोऑर्डिनेट वही होता है 2r/π, 2r/π। ये सेंटर ऑफ मास के बेटा कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अगर हाफ डिस्क थी तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 था, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट था उतना ही 2r/π। तो यहां पे आपका 2r/π, 2r/π। अगर बेटा एक आर्क है थीटा एंगल की, तो सेंटर ऑफ मास एंगल बाइसेक्टर पे होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री पे। और ये जो डिस्टेंस है ओ से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करा रहा हूं, r sin θ/2 होल डिवाइडेड बाय θ/2। और यहां पे थीटा रखना रेडियन में। तो ये फॉर्मेट भी याद रखना है। ये क्या है फिर से बता दूं, ओरिजिन से यहां इस आर्क के सेंटर से सेंटर ऑफ मास की दूरी है, और सेंटर ऑफ मास होगा लाइन ऑफ सिमेट्री पे, यानी θ/2 एंगल पे। ठीक है, फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो कंपोनेंट लेके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये मैंने डिस्टेंस बताया है। अब ऐसे ही अगर क्वार्टर डिस्क हो तो यस, या फिर क्वार्टर सेक्टर हो 90 डिग्री का, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो डिस्क के कोऑर्डिनेट्स थे 4r/3π, 4r/3π। ठीक है बेटा, ये याद होने चाहिए फॉर्मूले। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल है। अब देखो मैं आपको बताऊं, मैं अभी आपको बताता हूं डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल। ठीक है, देखना, ये देखो, ये 2021 मेंस में सवाल है। एक क्वार्टर डिस्क का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है xa/3π और पूछ रहा है x बताइए। तो ये तो 4r/3π, ये रेडियस को a लिख दिया, होना चाहिए था 4a/3π। तो x कितना हो गया 4। दैट्स इट बच्चों। कई बार फॉर्मूले आपसे पूछ लिए हैं, फॉर्मूले याद होना कंपलसरी है। फॉर्मूले याद नहीं रखोगे तो सर चिल्लाएंगे एकदम। ठीक है, चलें आगे। अब ध्यान से सुनना, और इसका यूज क्या है तो सुनो मेरी बात। पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे लिखते हो किसी भी चीज की, mgh। अब याद रखना, जो h लिखोगे ना अगली बार से, वो h हमेशा किसका लिखोगे, सेंटर ऑफ मास का लिखो। ध्यान रखना ये, यानी एक रॉड ऐसे रख दी, तो इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, mgh में l मत लिख देना, पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे mg, सेंटर ऑफ मास की हाइट, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो mgl/2। अब देखिए आपके साथ कैसे खेला जाता है। आपको दे दिया है कि एक चेन है, चेन इस तरीके से रखी हुई है, चेन सॉलिड एक हेमिस्फीयर है, फिक्स्ड हेमिस्फीयर है, उस पे रखी हुई है। इनिशियली रेस्ट से छोड़ दिया, हल्का सा यहां से खींच के रेस्ट से छोड़ दिया, और वो गिरती जाएगी। फिर बोल रहा है जब पूरी गिर जाए कंप्लीट, तब उसकी स्पीड बताइए। अब ऐसे सवालों में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके स्पीड निकालते हैं। उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखेंगे, उसके लिए सेंटर ऑफ मास की हाइट होना चाहिए। तो यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, mg, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हाफ आर्क है, सेमी सर्कुलर रिंग, उसका सेंटर ऑफ मास 2r/π। ये हो गया आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चलो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ये हमने लेवल रेफरेंस मान लिया है, तो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस से नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। ये पूरी लेंथ L, तो L का हाफ। अब लेंथ भी रेडियस के टर्म में क्या लिखोगे, ये लेंथ कितनी है, तो लेंथ है πr, पूरे गोले का आधा। ठीक है, तो ये लेंथ हो जाएगी πr का हाफ। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव माइनस mg πr/2, बस हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब लगाओगे इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, mg इंटू 2r/π प्लस 0 माइनस mg πr/2 प्लस हाफ mv²। अब इसे सॉल्व करते देखो, मास कट जाएगा, g और r कॉमन आ जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा। यहां पे देखिए r/π, 2g बाहर, 2gr बाहर, r भी बाहर आ गया ना सर, ठीक है। तो 1/π, 2gr बाहर, मास कट जाएगा, यहां से इधर आ गया π/2, ठीक है। gr बाहर, 1 मिनट, g
टू तो कॉमन ले ही नहीं पाएंगे सर। एक काम करो ना सर, पूरा कर लो अच्छे से। देखो मास कट गया, ये हो गया 2rg/पाई प्लस पाई rg/2 इज इक्वल टू v²/2। यहां से देखो स्पीड का फंक्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करोगे, मैं बना देता हूं आपके लिए। 2/पाई rg कॉमन आ रहा है, प्लस यहां से rg कॉमन पाई/2, ठीक है, इक्वल टू v²/2। 2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 2 इधर आ गया, होल रूट। ये आपकी स्पीड आ गई जब चेन ऐसे वर्टिकल हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पे हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी इंपॉर्टेंट थी बताओ, उसके बिना कर ही नहीं पाते। अब चलो अलग अलग और केसेस समझते हैं। ठीक है, अगर सर हमने दो बॉडीज को पास पास रख दिया तो सोचो मैंने एक डिस्क और एक रेक्टेंगल साइड में रख दिया है, तो मैं कैसे निकालूंगा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास? सबसे पहले ओरिजिन डिफाइन करना जरूरी है। ओरिजिन ढंग से डिफाइन नहीं किया तो आपका आंसर अलग आ सकता है, ऑप्शन में अलग हो सकता है। तो क्वेश्चन में ओरिजिन डिफाइन होगा, वही ओरिजिन मानिएगा। चलिए मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लेता हूं, ये गिवन है ओरिजिन। तो ओरिजिन आपको गिवन है, ये m1 मास इसका निकालिएगा, m2 मास इसका निकालिएगा, इसका सारा मास इसके सेंटर पे रख दीजिएगा, उसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। इसका सारा मास इसके सेंटर पे रख दीजिएगा और उसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा। और फिर आप सोचिएगा कि दो पॉइंट मास ही है तो इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? वो आ जाएगा m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। यस, एक्स कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए सेंटर ऑफ मास का तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, समझिएगा। कभी भी आपको लिखा जाए सेम मटेरियल, कभी भी आपको लिखा जाए सेम मटेरियल, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है। ठीक है, अब डेंसिटी भी तीन तरीके से डिफाइंड है, लीनियर मास डेंसिटी, फिर इसके बाद एरिया वाली डेंसिटी जिसे आप सरफेस मास डेंसिटी कह सकते हो, सरफेस मास डेंसिटी, या फिर आप वॉल्यूम में मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी ये कह सकते हो। कब कब कौन से डिफाइन करेंगे? लीनियर मास डेंसिटी रॉड में, ठीक है, रिंग में, मतलब जब आपका मास लेंथ पे हो। सरफेस मास डेंसिटी जब मास एरिया पे हो, प्लेट, लेमिना, या फिर ट्रायंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ठीक है, ये हो गया आपका प्लेनर बॉडीज। या फिर इसमें हॉलो स्फीयर भी काउंट कर लोगे, हॉलो स्फीयर, क्योंकि हॉलो स्फीयर में भी मास सिर्फ सरफेस पे, वॉल्यूम में तो है नहीं, सिर्फ सरफेस पे, इसलिए जहां मास एरिया पे उसके लिए ये लोगे। फिर वॉल्यूम डेंसिटी कहां पे? जहां पे पूरा वॉल्यूम में मास है, जैसे क्यूब हो गया, सॉलिड क्यूब, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, इन सब में पूरे वॉल्यूम में मास है। तो लीनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा से डिफाइन करते हैं, सरफेस मास डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम मास डेंसिटी को रो से। समझ गए? तो मास को कैसे लिखेंगे? देखिए, लेंथ वाली बॉडी में मास को आप लिखना लैम्डा इंटू लेंथ। समझ गए? चले आगे। फिर आप एरिया वाली बॉडी में लिखना सिग्मा इंटू एरिया। फिर आप वॉल्यूम वाली बॉडी में मास को लिखना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आई बात समझ में? तो आपकी लीनियर बॉडी में ये, एरिया वाली बॉडी में ये, वॉल्यूम वाली बॉडी में ये। अगर आपको बोल दिया सेम मटेरियल, मतलब डेंसिटी सेम, तो यहां पे लैम्डा सेम, यहां पे सिग्मा सेम, यहां पे रो सेम। यहां पे अगर आपको बोल दे सेम मटेरियल और प्लेनर बॉडी है, डिस्क और रेक्टेंगल, तो मास को यहां क्या लिखोगे बताओ? यहां पे मास को लिखोगे सिग्मा इंटू एरिया के फॉर्म में। और सिग्मा देखो सबका सेम है, सेम मटेरियल दिया है, अगर तो सिग्मा सेम है तो सिग्मा सब जगह से कट जाएगा। आपका देखो फॉर्मूला क्या बन गया, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2।
ये फॉर्मूला कब आ जाएगा? जब सेम मटेरियल हो। इफ सेम मटेरियल, तो मास की जगह बस एरिया ले लेना। अगर सॉलिड स्फीयर हो, क्यूब हो, तो फिर एरिया की जगह यहां वॉल्यूम ले लेना। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखेंगे। इसी लॉजिक को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब मैं आपको कैविटी के सिग्नल भी यहां पे दे देता हूं कि कैविटी के सवालों में मैं आपको हिंट देता हूं कैसे करेंगे। तो आपके पास सोच लीजिए यहां पे छोटी सी कैविटी है, तो आप क्या करना, इसमें पूरी बॉडी का, फुल बॉडी का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, इसको मैं x1 y1 बोल देता हूं, पूरी बॉडी का। इसमें से माइनस हुआ है कैविटी, तो कैविटी का हिस्से का मास निकालना, कैविटी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालना। समझ गए? पक्का? अब देखिए, दो बॉडी को जोड़ रहे थे तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, दो बॉडी को यहां माइनस कर रहे हो तो फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। दैट्स इट। तो इसका रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी, वो हो जाएगा फुल बॉडी का मास इंटू फुल बॉडी के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, माइनस कैविटी जो रिमूव पोर्शन किया गया है उसका मास इंटू कैविटी वाले सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास। m1r1 माइनस m2r2 चलेगा, डिवाइडेड बाय पूरी बॉडी का मास माइनस जो पोर्शन रिमूव कर दिया उसका मास। आ गया समझ में? अब बताओ, इसी में अगर सेम मटेरियल कह देता तो मास की जगह डेंसिटी इनटू एरिया, तो आप देखिए डेंसिटी सब जगह से कट के, अगर आपको बोल दे सेम मटेरियल, जो जनरली होगा ही ना, उसी बॉडी में से तो हटाया हिस्सा, तो सेम मटेरियल होगा ही जनरली, तो आपका सेम मटेरियल बाय डिफॉल्ट मान के चलता हूं, तो ये हो जाएगा पूरे का एरिया, पूरे का सेंटर ऑफ मास, कैविटी का एरिया और कैविटी के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय पूरे का एरिया माइनस कैविटी का एरिया। ये कब? जब प्लेन बॉडी हो, डिस्क वगैरह हो। अगर सॉलिड वॉल्यूम होता तो एरिया की जगह वॉल्यूम आता, वॉल्यूम ऑफ फुल, रेडियस ऑफ फुल माइनस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, रेडियस ऑफ कैविटी अपॉन में वॉल्यूम फुल माइनस वॉल्यूम ऑफ कैविटी सेगमेंट। तो स्फीयर हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो तो ये लेंगे, और अगर डिस्क हो तो ये लेंगे। आइए अब सवालों का सिलसिला करते हैं, एक एक करके एक एक सवाल हम डिस्कस करते जाएंगे और आपको सिखाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए सवाल का पैटर्न कैसा है। एक हेमिस्फीयर है और एक सॉलिड कोन है। यहाँ पे हेमिस्फीयर भी सॉलिड ही देना चाहिए था, इसको सॉलिड ही दिया है, लिख देता हूं मैं, सॉलिड हेमिस्फीयर है और सॉलिड कोन है। सेम मटेरियल के दे दिए हैं, मतलब डेंसिटी दोनों की सेम है, बेस कॉमन है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉमन स्ट्रक्चर कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ कॉमन बेस, मतलब यहां पे आ रहा है O पे सेंटर ऑफ मास। तो रेडियस और हाइट का रिश्ता बताइए। ठीक है, तो आइए करते हैं। अब देखिए यहां पे कैसे करेंगे, इसे ओरिजिन मान लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे था? 3r/8 पे। याद होना चाहिए, याद नहीं है तो एकदम गुस्सा आ जाएगा सर को, ठीक है? ऐसे मत करना, याद होना चाहिए हर केस में, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आप लिख दीजिएगा m1 इंटू हाइट y1, ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। और इसका सॉलिड कोन का भी सिखाया था मैंने, बेस से h/4 दूरी पे, तो बेस से h/4 दूरी पे ये आ गया आपका सॉलिड कोन का। अब ओरिजिन ये रहा, ठीक है? तो आप सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? m1 इंटू 3r/8 पॉजिटिव डायरेक्शन में है, m2 इंटू h/4 नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस j क्या अपॉन में m1 प्लस m2। यहां पे अब मास को क्या लिखेंगे? सेम मटेरियल है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इनके ना वॉल्यूम याद होने चाहिए, यहां पे रख देंगे। और सेंटर ऑफ मास का फाइनली कोऑर्डिनेट कहां आना चाहिए? O पे आना चाहिए, मतलब इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो तैयार हो? जल्दी से फटाफट वैल्यू डालूंगा, आंसर करके बताना। तो ये टर्म तो उधर चली जाएगी ऑटोमेटिकली, तो बस इन दोनों को आपको 0 करना है, ठीक है? तो आपको बेसिकली m1 इंटू 3r/8 इज इक्वल टू m2 इंटू h/4 करना था। m1 m2 को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो स्फीयर आधा है, डेंसिटी भी कट जाएगा, बस आपको वॉल्यूम लिखना है, ये रहा।
इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू एच बाय 4, दैट्स इट बच्चों। तो पाई से पाई कट गया, एक 3 कट गया, 4 से ये 2 हो गया, अब देखिए 2 से 2 कट गया, 3 बचा, आर स्क्वायर से 2 आर कट गए, तो 3 आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच आ गया बेटा √3 आर। आया समझ में? देखो कैसे हो गया ये सवाल, है ना? तो ये ध्यान रखेंगे कैसे किया सर ने, और ऐसी ही स्पीड होनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने, यहां पे अब देखो क्या किया है, एक रॉड रखी है, थोड़ी सी खिसका के एक और रॉड, खिसका खिसका के रॉड रखते जा रहे, फिर यहां तक खिसका, फिर वापस आने लगे। ठीक है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 7 रॉड है, 7 होमोजेनियस ब्रिक्स, ईच ऑफ लेंथ एल, सबकी लेंथ एल है। इसको ईच ब्रिक इज डिस्प्लेस्ड बाय L/2 10 डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस से L/10 आगे खिसकाया है, 2 को 3 को 4 को, और 5 से वापस पीछे खिसकाने लगे। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए, ओरिजिन O दिया गया है। तो आइए m1 x1 प्लस m2 x2 ऐसे 7 बार डिवाइडेड बाय टोटल 7m, हर एक का मास m मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? यहां पे लेंथ L दी है, ठीक है, इसकी लेंथ L दी है, ये लेंथ L है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। m1 x1 में x1 क्या होगा, m1 का सेंटर ऑफ मास, यानी m1 का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहां होगा, एकदम बीच में, तो उसका x कोऑर्डिनेट L/2, 0 लिखोगे। फिर ऐसे ही सेकंड के लिए आ जाते हैं, तो सेकंड में आपने L/10 आगे खिसका दिया, थर्ड में आ जाते हैं L/10 और आगे खिसका दिया, तो L/10 जोड़ते जाओ। फोर्थ में देखो L/10 और आगे खिसका दिया, समझ गए? फिर 5 में L/10 पीछे आए, तो 5 में इसमें से एक L/10 पीछे आ गए, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। 6 में एक L/10 और पीछे आ गया, फिर 7 में वापस से ओरिजिनल के बराबर आ गए। इस तरीके से हमने सबके x कोऑर्डिनेट निकाल लिए। फिर उसके बाद देखो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 m4 ऐसे करते ही 7 बार आ गया। अब देखो ये इससे घबराना नहीं है, L/2 काउंट कर लो, L/2 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7m L/2 प्लस mL/10, L/10 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है, तो ये 9 बार आया, डिवाइडेड बाय 7m। तो इससे देखिए सॉल्व करिए, यहां से 7 कट जाएगा, बचेगा L/2 प्लस ये देखिए यहां पे m कट गया, 9 बाय यहां से आ गया 70। सही है बच्चों, चेक करिए फटाफट से, इसका आंसर ऑप्शन दिए हैं क्या? यस, ऑप्शन भी दिए हैं, तो अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखिए ml कॉमन ले लीजिए, 7/2 प्लस 9/10 होल डिवाइडेड बाय 7m, m कट गया, L/7 इंटू एलसीएम ले लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 35 प्लस 9 44 डिवाइडेड बाय 10, फिर इसको आप 2 से काट दीजिए, तो ये देखिए आ गया 22L/35। आया बेटा समझ में? तो ऐसे आप ना मैथ्स की कोई भी सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर ले सकते हैं, वहां से एक सीरीज ले सकते हैं और इसका मास और लेंथ ऐसे एडजस्ट करें कि आपकी वो सीरीज आ जाए। ठीक है, इस तरीके से बनाए जा सकते हैं सवाल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए ये सवाल पढ़िए। एक डिस्क थी R रेडियस की, उसके ऊपर सेम मटेरियल की, सेम डेंसिटी की डिस्क रख दी 2R रेडियस की। तो एक बड़ी डिस्क दिख रही है डायग्राम में जिसका रेडियस 2R है, उसके ऊपर एक और, देखो कैविटी का सवाल नहीं, एक के ऊपर दूसरा ऐड किया गया है, एडिशन का सवाल है। पेरिफेरी ऑफ टू डिस्क टच ईच अदर, लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहां पे डिस्टेंस कहां से दिया है, यहां पे डिस्टेंस मैं ओरिजिन O मान लेता हूं, ये O 0,0,
तो पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास 0,0 पे था, बड़ी डिस्क। ये छोटी डिस्क है, इसका देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, तो r,0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, समझ गए। तो आ जाओ, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब कैसे करें, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐड किया है ना यहाँ पे, तो जोड़ना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट m, अच्छा मास कैसे लिखे हम, तो मास लिखेंगे डेंसिटी इंटू एरिया। आ जाओ देखो, तो छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर है, बड़े वाले का पाई 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले का मास 4m ले लेना, छोटे वाले का मास m ले लेना, 4 गुना एरिया है तो 4 गुना मास, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं तो 4m इंटू 0 m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए सॉल्व करिए, क्या आ गया, ये आ गया r/5 और पॉजिटिव आया है, मतलब r/5 इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये देखिए ये आंसर है, समझ गए। चलो अब देखिए ये सवाल कैविटी वाला सवाल है। यहां पे आपको दिया है डिस्क है, एक डिस्क में से ये हिस्सा कैविटी का हटा दिया है, तो हमें बचे हुए हिस्से का सेंटर ऑफ मास बताना है। अभी आपको सिखाया था डिस्क है तो एरिया ऑफ फुल r फुल माइनस एरिया ऑफ कैविटी r पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी अपॉन एरिया ऑफ फुल माइनस एरिया ऑफ कैविटी। ये आपका आंसर आना है, ठीक है। अब एक एक करके चीजें बताता हूं। तो बड़े वाले का रेडियस r दिया है, तो एरिया ऑफ फुल हो गया पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ कैविटी रीजन बताओ, उसका रेडियस कितना दिया है, देखो उसका रेडियस दिया है r/4, तो यहां पे हो गया r/4 का स्क्वायर, ये एरिया ऑफ कैविटी आ गया। अब पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, इसे मैं ओरिजिन मान लेता हूं, तो पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0 0। अब बात है कैविटी के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है, ये ध्यान से लिखना है। अब देखो कैसे लिख रहे, तो ये पूरी ओरिजिन से बाउंड्री तक की डिस्टेंस, ओरिजिन से बाउंड्री तक की डिस्टेंस है r, ठीक है। अब देखिए ये रेडियस r/4 है, तो आप देखिए O, ये पॉइंट P मान लेता हूं, OPR है। मेरे को किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, C का, C यहां पे है, तो C से P की दूरी r/4 है, तो OC कितना हो गया, OC हो गया बेटा, ठीक है, इसे मैं यहां लिख देता हूं, OC कितना हो गया r माइनस r/4 यानी 3r/4। तो आपका 3r/4, 0 ये कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी का, समझ गए। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू आर फुल, वो तो 0 हो गया, तो पहली टर्म 0 हो गई, माइनस कैविटी का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 16 इंटू 3r/4 होल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 16। आइए कोशिश करते हैं ओरली करने की। पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 15/16, यहां पे 3/4/16, ये हो गया 3/48, यस, और माइनस साइन के साथ, तो ये देखिए हो गया -3/48, 15 16, 1 जा 3 जा, और यहां से देखिए कट रहा है क्या कुछ, ये 64 है, सॉरी 48 नहीं 64 है, 4 इंटू 16 ये 64 है, यस, ठीक है। चलो तो ये 64 16 से कटा 4 जा, 3 से कटा 5 जा, 1/20 आ गए, -r/20, माइनस मतलब इस तरफ, तो r/20 टू द लेफ्ट। एक जनरल आप ऐसे ही बता सकते हो, अगर आपने इधर कैविटी क्रिएट की है तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट होगा, जिस तरफ कैविटी क्रिएट करते हो उसके अपोजिट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। इस तरीके से सॉल्व करके आंसर आ गया। अब देखो मैं आपको यहां पे ये भी बताना चाहूंगा, अगर सेम सवाल स्फीयर में होता तो, चलिए एक स्फीयर का सवाल कीजिए, ये रेडियस कैपिटल R है, इसमें से
हमने ये वाली कैविटी क्रिएट कर दी और इस कैविटी का रेडियस देखिए अब कितना है। इस कैविटी का रेडियस है r/2। देखा आपने, कैविटी का रेडियस कितना आ गया, r/2। इसका ओरिजिन मान लेते हैं 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट, इससे दूरी बताओ, r/2, 0। अब कैविटी क्रिएट की है तो बचे हुए का आप लिखोगे कैसे, वॉल्यूम के टर्म में अब लिखोगे। ये देखो इस तरीके से आपका बचे हुए हिस्से का सेंटर ऑफ मास आएगा। तो जल्दी से फटाफट से वैल्यू रखो, आ जाओ, रखते हैं, तैयार। चलो, तो वॉल्यूम फुल 4/3 πr³, रेडियस फुल का, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फुल का 0 0 पे है, तो ये 0 हो गया, माइनस कैविटी का वॉल्यूम 4/3 पाई रेडियस r/2 का क्यूब। अब कैविटी के सेंटर का कोऑर्डिनेट r/2 होल डिवाइडेड बाय, देखिए 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r/2 का क्यूब यानी r³/8। जल्दी से अब इसको सॉल्व करो। देखो घबराना नहीं, 4/3 πr³ हटा दो सब जगह से, तो ऊपर क्या बन रहा है, -2 का क्यूब 8 और एक और 16 माइनस r/16। चेक करते जाइएगा, 4/3 πr³ हटा दीजिए तो 1 - 1/8, यहां से 1 - 1/8 बचा, यहां से 4/3 πr³ हट गया, इधर 2 का क्यूब 8 × 2 16। अब देखिए क्या हो गया, ये 8 - 1, ये हो गया -r/14, यानी इसका सेटअप का सेंटर ऑफ मास r/14 इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए? तो फटाफट से आप ऐसे कर सकते थे, एक बार चेक कर लेना कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है, आपके सामने कर रहे हैं, हो सकता है कुछ गलती हो जाए, तो चेक करिएगा। अ मैन हैज कंस्ट्रक्टेड अ टॉय, डेंसिटी ऑफ मटेरियल स्फीयर का 12 गुना है इस बार, तो इसकी डेंसिटी 12 रो, इसकी डेंसिटी रो। कंप्यूट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कोन का h/4 पे, सॉलिड कोन का यही होता है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, O ओरिजिन है। कैसे बताएंगे, m1 x1 प्लस m2 x2, y डायरेक्शन में चल रहा है तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। आइए इसमें वैल्यू रखते हैं। मास 1 क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका रेडियस r है, ठीक है, 2r डायमीटर है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये रहा, ये आपने लिख दिया इसका मास। समझ गए? अब y1 इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट देखिए, पूरा नापिए, 4r फिर r, तो 5r। इस तरीके से आप देखिए, आपकी गलती हो सकती है कहीं ना कहीं, है ना, तो बहुत केयरफुल रहना है। लगेगा तो सवाल बहुत आसान है, लेकिन अगर कहीं कुछ गलती कर ली, थोड़ा सा भी ध्यान भटका, तो आपका गलत -1 आ जाएगा +4 की जगह। अब देखिए इसके लिए मास क्या लिखेंगे, डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी कितनी थी, 12 रो, तो यहां पे 12 रो लिख देता हूं, यस। रो इंटू वॉल्यूम 1/3 πr²h। अब इसका रेडियस देखो क्या दिया है, 2r, तो पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू h, हाइट कितनी दी है, 4r। देख रहे हो कितना ध्यान से करना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू इसका सेंटर ऑफ मास, वो हाइट बाय 4 पे है, 4r/4 यानी r पे है, अपॉन में मास 1, ये रखा मास 1 प्लस मास 2, ये रखा हमने मास 2। समझ गए? अब इसको सॉल्व करो तो जल्दी से आ जाओ, सॉल्व करते हैं। ये देखिए πr³ इंटू r, πr⁴ इंटू रो, तो रो इंटू πr⁴ कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, यहां से भी r² r⁴ ठीक है, कॉमन आ जाए। अब कांस्टेंट पे फोकस करते, 3 से 12 कटा 4, 4 4 16, 16 5 80, प्लस यहां पे देखिए 3 रहेगा, 4 × 4 16/3, ये आपको मिला
ठीक है, ये 80 इंटू 3 240 प्लस 16 256/3, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर पे बात करते हैं, ये कटा 4 4 4 16 प्लस ये 4 इंटू 4 16 16/3। ठीक है, और क्या बाहर आ रहा है, डेंसिटी इंटू पाई आर क्यूब, ये बाहर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सब कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक सिंगल आर, होल डिवाइडमेंट में 48 प्लस 16 64/3। इफेक्टिवली क्या बना मेरे पास, बाय 3 कट गया, देखिए बाय 3 कट गया है ना, 256/64 बना। अब इसे तोड़ते जाइए, देखिए कर लीजिए फटाफट, ये 2 से करेंगे तो, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 4, तो फाइनल आंसर इसका है 4R, यानी ओरिजिन से 4R, मतलब यहां पे, तो इनकी बाउंड्री पे ही सेंटर ऑफ मास आ गया। आया बेटा, कैसे करेंगे ये सवाल, चलो तो आपको ध्यान रखना है। अब तो बोलोगे सर ये तो बहुत इजी सवाल है, लेकिन ये पूरा कहीं भी एक भी छोटी सी गलती, ठीक है, आपको बहुत भारी पड़ सकती है, तो इसलिए है तो इजी, पर ध्यान से करना है। अब हम इंटीग्रेशन वाला सवाल भी बता देते हैं। तो आपकी एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, जिसकी डेंसिटी वेरिएबल है, और ये जो डेंसिटी है लीनियर मास डेंसिटी है, जिसे हम लैम्डा कहते हैं, वो आपको दिया है kx²/L। ठीक है, इस सवाल में कैसे करेंगे, देखो यूनिफॉर्म रॉड होती तो सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में होता, लेकिन हर जगह मास अब अलग अलग रखा है, डेंसिटी वेरिएबल है, तो मास सेंटर पे नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास। कैसे करेंगे ये सवाल, आ जाओ पूरी 1 बाय 1 लर्निंग सिखाऊं। इसमें क्या करते हैं हम, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम अपॉन डी एम का इंटीग्रेशन, ये हम रेगुलर फॉलो करते हैं इंटीग्रेशन के सेटअप में। अब डीएम कैसे लिखेंगे वो सिखा दो। ठीक है, डीएम कैसे लिखेंगे, तो देखो हमने सीखा था यहां पे लैम्डा, सिग्मा, रो, 3 प्रकार की डेंसिटी है। इसको क्या लिखोगे, मास अपॉन लेंथ, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू लेंथ, तो ये हो गया लैम्डा इंटू लेंथ। लेकिन क्योंकि छोटा सा एलिमेंट का मास लिख रहे हैं तो छोटी सी लेंथ लिखेंगे, तो छोटी सी लेंथ आप लिखोगे लैम्डा इंटू डीएल। ये किन बॉडी के लिए, रिंग के लिए, वायर के लिए, रॉड के लिए। ठीक है, ये लिखेंगे जहां पे मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर अगर एरिया की बात हो तो हम लिखेंगे डीएम को सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कौन सा, छोटा वाला एरिया। ये कब हम यूज करेंगे बताओ जरा, ये हम कब यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे जब एरिया पे मास हो। प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर लेमिना, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर लेमिना, या फिर हॉलो स्फीयर, हॉलो कोन, उसमें ये लेंगे क्योंकि हॉलो में भी सरफेस पे मास है। फिर डेंसिटी वॉल्यूम, सॉलिड क्यूब, सॉलिड कोन, सॉलिड स्फीयर, जहां पे मास पूरे वॉल्यूम पे है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन छोटा वॉल्यूम, तो इंटू डीवी। ये मास लिखने का तरीका है। और यहां पे स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। डिफरेंशियल एलिमेंट किसको कह रहे हैं, जो छोटा एलिमेंट ले रहे हैं ना उसको कह रहे हैं। समझ गए, तो पहले तो हम डीएम लिखना सीख गए। अब इस रॉड को छोटे से एलिमेंट पे तोड़ेंगे, तो रॉड में ना बड़ा स्टैंडर्ड है, x दूरी पे, ओरिजिन से x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट की थिकनेस हो जाएगी dx या फिर लेंथ हो जाएगी dx। इसका मास आप लिखोगे dm, तो dm क्या लिखोगे, लेंथ वाला एरिया है, लेंथ वाला एरिया कह रहे लेंथ वाला केस है, तो l लैम्डा इंटू लेंथ, छोटी सी लेंथ, ये लिखेंगे। अब अपने आप में लैम्डा वेरिएबल है तो लैम्डा का फंक्शन आ जाएगा kx²/L इंटू dx, ये हो गया dm। आई बात समझ में। अब हम इसका हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, वो होगा इंटीग्रेशन आर डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। आर क्या है बेटा, पोजीशन,
है ना। इसकी पोजीशन, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, इसकी पोजीशन ओरिजिन से कितनी है देखो x,0, तो x एक्सिस पे ही बात चल रही है, तो r की जगह x, dm की जगह अभी जो हमने निकाला था ये पूरा न्यूमरेटर आ गया, समझ गए, ये पूरा न्यूमरेटर होल अपॉन सिर्फ dm का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सब काट दो, सर काट दो, बस x बचेगा, ऐसे नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है फिर काटा पीटी करनी है, पहले ऑपरेशन पूरा हो जाने दो, ये पूरा कंप्लीट ऑपरेशन हो जाने दो। k बाय एल बाहर ले लो, कांस्टेंट है x क्यूब dx अपॉन, यहां पे भी देखो k बाय एल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बाहर, तो कट गया k बाय एल, यस, x क्यूब का इंटीग्रेशन देखो क्या मिला, x की पावर 4/4 अपॉन एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट लगाइए 0 से l, 0 से l, l की पावर 4/4 अपॉन l क्यूब बाय 3, अब जाके काटा पीटी कर सकते हैं, l की पावर 4/4 l क्यूब बाय 3 ये आ जाएगा देखो 3l/4, दिस इज द फाइनल आंसर। आया समझ में। तो मेंस में ये वाले इंटीग्रेशन आते हैं, ध्यान रखें, और यहां पे भी इंटीग्रेशन आएगा, देखिए मेंस में आए हैं इंटीग्रेशन वाला सवाल, आओ करना सिखाऊं, जल्दी से सवाल पढ़ लो फटाफट से। आपको कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट बताइए, जहां पे साइड लेंथ ए और बी दी है, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा दिया है, डेंसिटी एरिया वाली सिग्मा दी है, और सिग्मा वेरी कर रही है, अब x के साथ वेरी कर रही है, मतलब आगे जाते जाते वेरिएबल है। तो जैसे मैंने पिछले केस में x पे एलिमेंट लिया था, वैसे ही यहां पे x में एलिमेंट लेंगे, बस इस बार स्ट्रिप लेंगे ऐसी पूरी, ये स्ट्रिप हमारी एक एलिमेंट कहलाएगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, अगर y में वेरिएशन दिया होता तो मैं स्ट्रिप कैसी लेता, देखो y पे ऐसी थिकनेस लेता और ये थिकनेस होती dy, तो मैं y पे dy लेता अगर y डायरेक्शन में वेरिएशन होता, x में dx थिकनेस ली है क्योंकि x में वेरिएशन दिया है, ठीक है। अब इस एलिमेंट का सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइए, तो इस एलिमेंट का सेंटर का कोऑर्डिनेट y में b/2 और x कोऑर्डिनेट x कॉमा b/2 आपका ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम इसका मास कैसे लिखेंगे, तो मास सिखाया था ना, सिग्मा इंटू छोटू एरिया, छोटू एरिया कैसे, लेंथ इंटू थिकनेस, ये लेंथ देखो कितनी है b, इंटू थिकनेस कितनी ली है हमने dx। अब ये जो सिग्मा है इसका फंक्शन रखना पड़ेगा, तो ये हो गया सिग्मा नॉट x अपॉन ए बी इंटू बी डी एक्स, तो dm लिख लिया, सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख लिए, अब हम इंटीग्रेशन में वैल्यू रख देते हैं। इस तरीके से हर बार इंटीग्रेशन वाले सवाल हो रहे होंगे। तो r क्या है बेटा, x कॉमा b/2, dm क्या था, सिग्मा b dx अपॉन इंटीग्रेशन सिग्मा b dx। अभी सिग्मा की वैल्यू रखना बची है, यहां पे देखो, यहां पे y कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया है, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो आंसर में y कोऑर्डिनेट b/2 ही रहेगा, ये गलत हो गया, समझ गए बात। तो मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट को इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है, मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट को इंटीग्रेट कर देता हूं, है ना। आप लिख सकते थे xi प्लस b/2 j कैप, तो b/2 तो कांस्टेंट है ना, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, इंटीग्रेशन के बाद वही आएगा, तो इसलिए हमने यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। अब आओ सिग्मा की वैल्यू रखते हैं, x सिग्मा नॉट x अपॉन ए बी बी डी एक्स होल अपॉन इंटीग्रेशन x सिग्मा नॉट x अपॉन ए बी इंटू बी डी एक्स। पीछे जो dm की वैल्यू थी वो रख दी मैंने, है ना, सिग्मा की वैल्यू। अब देखिए एक b कट गया, सिग्मा नॉट बाहर ले लीजिए अपॉन ए बी बाहर ले लीजिए, ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, सिग्मा नॉट बाय ए बाहर, नीचे आ रहा है, एक मिनट, यहां पे x है, यहां पे x नहीं था ना, ये गलत ले लिया x, यस, तो यहां पे बस एक सिंगल x dx का इंटीग्रेशन, ये कट गया, एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स लगाइएगा 0 से l,
और सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 2 ऊपर चले जाएगा, 2/3l, और लेंथ कितनी दी थी देखो a, तो x कोऑर्डिनेट आ गया 2/3a। x कोऑर्डिनेट किस में है 2/3a? ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 हो गया सही जवाब। समझ गया बेटा, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, मेरे को आंसर चाहिए कमेंट करके सबका, ठीक है। पता कैसे पड़ेगा कितने बच्चे सीख रहे हैं? यहां पे रॉड है और जो लैम्डा का फंक्शन है वो देखो क्या दिया है, इस तरीके से। तो करेंगे वैसे ही जो हमने रॉड का इंटीग्रेशन किया था, बस फंक्शन बदल दिया है, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप करिएगा। देखिए आया हुआ है मेंस में सवाल, होमवर्क है, सबको करके आना है। आइए अगला सवाल, ये देखिए कैविटी वाला सवाल है, बट यहां पे पूछा अलग तरीके से गया है। जल्दी से पढ़ो ये सवाल क्या कह रहा है। आपको एक स्फीयर बनाया गया है, स्फीयर का, पूरे स्फीयर का सेंटर C है, ठीक है। अब जो कैविटी क्रिएट कर दी है, कैविटी का रेडियस 1 दिया है, फुल स्फीयर का रेडियस R दिया है, ठीक है सर। अब बोल रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग स्फीयर आपको बताना है। अच्छा ये देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग स्फीयर G है, ओहो, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग स्फीयर G है, ठीक है। अब ये जो G है ये कैविटी के ही बाउंड्री पे लाई कर रहा है, ठीक है सर। और क्या दिया है, कैविटी का सेंटर O है, कैविटी का सेंटर O है, ठीक है। आइए फिर अब बात करते हैं। तो फुल रेडियस R था, कैविटी का रेडियस 1 था, है ना? यस। तो CO डिस्टेंस बताओ सबसे पहले, ये वाली डिस्टेंस वो हो जाएगी R-1, ठीक है। ये डिस्टेंस काम की है क्योंकि O के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये काम आएगा। अब इसी तरीके से मेरे को G के भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो G के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। देखिए O से G की वैल्यू है 1, ठीक है। O से G की वैल्यू है 1। अब और क्या है, O से G 1 है, तो GC वैल्यू कैसे निकालूं? तो देखिए GO है 1, GC मुझे चाहिए, CO मुझे मिल गया है, तो यहां पे देखिए GO इक्वल टू GC प्लस CO, GO 1 इक्वल टू GC प्लस R-1, इधर भेज दो, तो GC डिस्टेंस हो गया 2 - R, तो ये डिस्टेंस हो गया 2 - R। तो बड़ी मुश्किल से आपने पूरा ध्यान रखते हुए ये डिस्टेंस निकाला 2 - R, और ये डिस्टेंस निकाला R-1, समझ गए? अब देखो C क्या है, C पूरे स्फीयर का सेंटर था, इसी को मैं ओरिजिन मान लेता हूं। O क्या है, O कैविटी का सेंटर है। G क्या है, G रिमेनिंग बॉडी का सेंटर है, समझ गए? अब रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ये हम सीख ही चुके हैं। कौन सी बॉडी है ये, स्फीयर है, स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर है तो वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे, वॉल्यूम पूरे का, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूरे की माइनस वॉल्यूम कैविटी का, सेंटर ऑफ मास कैविटी का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फुल माइनस वॉल्यूम कैविटी। समझ गए? अब देखो यहां पे कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, R-1, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? देखिए बड़ा ट्रिकी था ये डिस्टेंस निकाला है आपने, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव ऑफ 2 - R, 0, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये देखिए कितनी बारीकी है। अब यहां पे क्या लिखोगे आप, माइनस ऑफ 2 - R इक्वल टू, देखिए ये 0 है तो ये 0 हो गया, माइनस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, तो कैविटी का रेडियस 1 है और वॉल्यूम है तो 4/3 पाई R क्यूब,
और सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी का कोऑर्डिनेट r-1 होल डिवाइडेड बाय पूरे का वॉल्यूम फुल रेडियस -4/3π1 का क्यूब। बस इसे आपको सॉल्व करना था। आइए सॉल्व करते हैं। तो 4/3 कट जाएगा हर जगह से, तो -2 - r इज इक्वल टू 4/3 हटा दीजिए, -r-1 होल अपॉन में 4/3 हटा दीजिए, तो r³ -1। समझ गए? अब देखो माइनस से माइनस कट गया, सब एक तरफ ले आइए, इसको नीचे ले आइए, ये आंसर है। फिर ये तो मैथमेटिक्स में आपने कितनी बार किया है, r³ -1 को r-1 से डिवाइड करो तो वो आपका आंसर आ जाएगा r² + r+1 इज इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और देखिए फाइनल आंसर इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 से। एक बार चेक कर लो, यस, ऑप्शन 1 से फाइनल आंसर मैच कर रहा है। आया बेटा? जाने से पहले एक और होमवर्क आपको दे दिया जाए, बड़ा ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये होमवर्क है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है होमवर्क। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, तो पूरा डिस्क था, डिस्क की बात हो रही है, डिस्क थी तो फुल डिस्क थी, उसमें सेंटर ओरिजिन पे था। डिस्क में से स्क्वायर माइनस कर दिया है और स्क्वायर का जो लेंथ है वो d कितनी है लेंथ, रेडियस बाय 2। ठीक है, रेडियस a दिया है तो a/2। ये अब इसकी लेंथ हो गई और इसके कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, बताइए इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट a/2 डिस्टेंस पे ही है, ये c मान लिया, तो ये a/2 डिस्टेंस पे ही है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2, 0। इसका कोऑर्डिनेट 0 0। एरिया लिखना पड़ेगा πa², इसका एरिया l², मतलब a/2 का स्क्वायर, मतलब a²/4। अब बताना है आपको कि रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पे। आइए, तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास, एरिया फुल, सेंटर ऑफ मास पूरे का माइनस कैविटी का एरिया, फिर कैविटी के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, होल अपॉन एरिया फुल माइनस एरिया ऑफ कैविटी। तो देखिए फुल का सेंटर ऑफ मास 0 पे माना है, एरिया ऑफ कैविटी a²/4, सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी था a/2 पे, πa² माइनस a²/4। यस, समझ गए? यही है सेटअप। सही किया है हमने, सही किया है, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करोगे तब मजा आएगा। a³ बाहर अपॉन में 8 होल में a² 4π-1 डिवाइड बाय 4। ये देखिए क्या हो गया, -a/8 4π-1/4, ये हो गया -a/2 इंटू 4π-1। ये चीज आपसे पूछी थी, आपसे पूछा था ना x बताइए, तो x कितना आ गया, ये पूरा देखिए x आ गया, तो x हो गया है 2 इंटू 4π-1। ये कितना हो जाएगा 12 समथिंग है ना, तो ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 22 से बड़ा, अप्रोक्सीमेटली ये 23 आ रहा है। आंसर है 23। इंटीजर टाइप सवाल आया था, देखो ये 2020 में। समझ गए? चलो, और जाते जाते एक बहुत ही आसान सवाल आपके लिए, ये होमवर्क है, ठीक है। आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड थी जिसका मास था 250 ग्राम, फिर आपने 10 सेंटीमीटर पे 400 ग्राम लगा दिया, फिर आपने 90 सेंटीमीटर पे m मास लगा दिया। ये 90 मार्क है, ये 10 मार्क है और ये फाइनली 100 मार्क है। ये मार्क 50 पे आप इसका टोटल मास जो लगाओगे वो 50 पे रखना। तो m1 x1, m2 x2, m3 x3
अपॉन में टोटल मास, और सेंटर ऑफ मास आपको कहां पे चाहिए, देखो क्या बोल रहा है, बैलेंस करना है 40 सेंटीमीटर पे, यानी सेंटर ऑफ मास 40 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। अब पूछ रहा है इस कंडीशन में मास कितना लगाना है 90 पे, एम की वैल्यू बताइए, ये आपका आंसर है। तो दैट्स इट बच्चों, ये थी हमारी आज पावरफुल क्लास। बहुत ही बढ़िया हमने सवालों के थ्रू बहुत ही अच्छे चीजें सिखाई बच्चों को। कमेंट करके बताना कैसा लगा, और कौन से सेशन में क्या क्या चीजें आप स्पेशल चाहते हो, कमेंट करके बताइएगा। मैं हूं आपका बड़ा भाई, आपका फिजिक्स टीचर अजीत लुल्ला सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।